Hello students, welcome back. In this particular session of biological classification हम begin करने वाले हैं Whittaker system of classification. उन्होंने 5 kingdoms दिए थे जिनमें से फर्स्ट किंगडम को आज हम स्टडी करेंगे विच इज किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा इंक्लूड करता है सभी टाइप के बैक्टीरिया को एंड द साइनोबैक्टीरिया. सो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दैट. सो सबसे पहले अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, कौन सी ऐसी कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे विटेकर ने बैक्टीरिया को इस पर्टिकुलर किंगडम में डाला. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अबाउट द सेल स्ट्रक्चर. The cell structure if we talk about is prokaryotic. Prokaryotic यानी कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है इट इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज नोन एज जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड. इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन प्रिमिटिव टाइप हो सकते हैं विच वी कैन से 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज अपोज टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर 80s राइबोसोम्स. राइट. सो सेल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोकैरियोटिक. राइट, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड and absence of membrane bound organelles. Right? Then if we talk about the body organization, हमें पता है कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. However, they can form colonies या फिर filaments फॉर्म कर सकते हैं. लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं as individual organisms, then they are unicellular. Right? Then Whittaker had also talked about the cell wall. Right? वो एक important criteria था for distinguishing between the kingdoms. So तीसरी characteristics if we take of the cell wall. Well, जो bacterial cell wall होती है it is made up of peptidoglycans. राइट, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड यूनिट्स के साथ मिलकर सेल वॉल बनाते हैं. दैट इज द फीचर ऑफ द सेल वॉल. ऑल्सो इसके जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसमें भी सेल वॉल कॉम्पोजिशन अलग होता है. हाउएवर जब हम सेल वॉल की बात करते हैं इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया, इट इज एब्सेंट इन सम, सो इट इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया. Peptidoglycans यानी कि it is composed of polysaccharide units along with certain proteins. Right? So that was about the cell wall. इसके अलावा Whittaker ने बात करी थी about reproduction as well as the mode of nutrition. So let us also look into that. सबसे पहले अगर बात करें about mode of nutrition. Well, both kinds of mode of nutrition are seen in bacteria. ये autotrophic भी हो सकते हैं और heterotrophic भी हो सकते हैं. जब ये ऑटोट्रोफिक होते हैं तो या तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, दे कैन बी फोटो ऑटोट्रोफिक, या फिर ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एटीपी एनर्जी एज सच क्रिएट करते हैं. राइट, सो दे कैन ऑल्सो बी कीमो ऑटोट्रोफिक. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो बी हेटेरोट्रोफिक. यानी कि फीडिंग ऑन और डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोफिक के केस में दे कैन आइदर बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी अंडरगोइंग अगेन फर्मेंटेशन प्रोसेस, किसी ना किसी टाइप के सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हो एंड देन मे बी दे आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, ऐसा हो सकता है. या फिर दे कैन ऑल्सो बी सिम्बायोटिक विद सर्टेन प्लांट्स.
right? We are going to talk about that. And they can also be in the form of parasites infecting other host, जो कि plant, animal या फिर humans तीनों ही हो सकते हैं, right? So that was about the mode of nutrition. Lastly, if we talk about reproduction, रिप्रोडक्शन दोनों ही टाइप का देखा जाता है, बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन काफी प्रिमिटिव टाइप होता है, जिसमें अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज जस्ट एक्सचेंज्ड बिटवीन सेल्स, राइट? सो वो होता है. देन द एसेक्सुअल काइंड में आता है बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, right? And there is obviously primitive type of sexual reproduction as well. Takes place by exchange of genetic material. Right? So these were the general characteristics जिसके बेसिस पे हर टाइप के बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा ग्रुप में इंक्लूड किया गया. So as you can see here in the picture also, the bacterial cell somewhat looks like this, right? It is a prokaryotic cell. So intracellularly क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी भी हम बात करेंगे. बाहर से you can see कि यहाँ पर फाइबर लाइक जैसे हम लोगों ने सीलिया देखा है उसकी तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. हाउएवर दीज आर नॉट सीलिया, दीज आर एक्चुअली फॉर अटैचमेंट. ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं एज पार्ट ऑफ अटैचमेंट. ये अटैच करने में किसी चीज को, किसी सबस्ट्रेटम को हेल्प करते हैं. देन देयर इज ऑब्वियसली द फ्लैजिला. अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो फ्लैजिला का प्रेजेंस देखा गया है, right? So now let us talk about the cellular structure. So like I said, it is a prokaryotic organism and also has a cell wall. तो सबसे पहले if we talk about the outer membranes, तो सबसे पहले तो आ जाती है the plasma membrane, right? So if this here is the plasma membrane, it is further surrounded by obviously the cell wall. Now in certain bacteria there is a presence of another layer within the cellular envelope. Cell wall के बाहर भी एक layer present हो सकती है which is known as the glycocalyx. So this here is the glycocalyx. Now glycocalyx के बारे में भी एक यूनिक फीचर होता है. या तो कुछ बैक्टीरिया में ये काफी टफ होती है. In that case it is known as a capsule. So glycocalyx, if tough, is called a capsule. Otherwise it can also be in the form of loose sheath. In that case it is known as slime layer, right? So this is the unique feature of glycocalyx. ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. अगर टफ होता है तो कैप्सूल होता है. In that case it generally provides for protection, extra protection provide होता है to the bacteria. अगर ये लूज शीट के फॉर्म में होता है यानी कि स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है तो जनरली जो लीकेज होता है सब्सटेंसेस का, अंदर का जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करता है, right? Now the glycocalyx, the cell wall as well as the plasma membrane, they together form the cellular envelope. Right? तो ये तो बात हो गई अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन्स. अब अगर अंदर की बात करें, सिंस इट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो जाहिर सी बात है देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोइड, राइट? सो coiled double stranded DNA will be present in one region in the cytoplasm. ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा क्योंकि अगेन कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, लोकलाइज रखते हैं. दिस रीजन जहाँ पर ये लोकलाइज होता है इज नोन एज द न्यूक्लियोइड. It is also called as the genophore, right?
अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज द एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पर ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्गी एपरेटस होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. हाउएवर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, they are 70S ribosomes and they are composed of two subunits 50S and 30S. So इनका structure as you can see, जैसे burgers होते हैं ना, एक के ऊपर एक, वैसा टाइप का होता है, राइट? एक छोटा और एक बड़ा यूनिट होता है. So the ribosomes are also 70S type. Right? Apart from this, there can be glycogen and fat globules जो कि storage material के तौर पर present होता है around the cell. So here we have glycogen or fat globules which are present inside. Right? अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आई सेड कि यहाँ पर एज सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा फॉर्म या स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स का काम करे, राइट? सो इसमें जितना भी मॉडिफिकेशन होता है, इट इज मेनली प्रेजेंट एज मॉडिफिकेशंस एज इनवैजिनेशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड काफी सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस के तहत ये अलग अलग काम करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीसोसोम्स हैव एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन जो होगा वो मीसोसोम्स के अंदर होगा. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने का तरीका होता है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होती हैं रेस्पिरेशन की. सिंस इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास मीसोसोम है. मीसोसोम सिर्फ रेस्पिरेशन ही नहीं करता है, इसके दो और फंक्शंस हैं व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो लेट अस राइट दोस डाउन एज वेल. मीसोसोम के जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट रेस्पिरेशन, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. सेकेंड, इट हेल्प्स इन सेल डिविजन. बेसिकली होता क्या है, सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे पहले द न्यूक्लियोइड डिवाइड्स, राइट? तो ये इसी से जाकर चिपक जाता है और डिवीजन होता है. तो मीसोसोम के डिवीजन के साथ साथ ही ये न्यूक्लियोइड का जो रेप्लिकेटेड पार्ट होता है वो भी अलग हो जाता है. सो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म द सेल वॉल. तो इसी लेयर के बाहर सेल वॉल फॉर्म होनी होती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है. So these are the functions of the mesosomes or the infoldings which are present in the plasma membrane. Apart from this, since we had talked about the mode of nutrition, so actually कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो फोटोऑटोट्रोफिक होंगे, यानी कि they have to carry बैक्टीरियोक्लोरोफिल, right? So जो क्लोरोफिल है वो carry होता है, it is pigment which is carried again in invaginations of the plasma membrane called chromatophores. Right? So यहाँ पर the pigment will be present in vesicular-like bodies, membranous bodies called chromatophores. Right? Then talking about motility. अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो जनरली उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. So there can be one or multiple flagella which are associated with the bacteria, right? So these here are for motility, right? And like I said, hair-like structures can also come out from the entire cell surface. They are known as fimbriae, and these are for attachment to any kind of substrate, right? So that can also be there. हम वो भी बना सकते हैं in this particular bacteria. So fimbriae are hair-like structures. However, इनको cilia से मत confuse करना, because cilia are for giving motility, right? These are not cilia but are fimbriae which are for attachment, right?
So this was the general structure of the cell of a prokaryote, right? और जब हम prokaryote की बात करते हैं तो हम actually बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, right? अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया. सो शेप्स भी काफी डिफर कर सकते हैं. दे कैन बी सर्कुलर. In this case, they are known as coccus, right? They can be in the form of rods. Rod shaped bacteria बड़े common होते हैं. These are known as bacillus. Bacillus anthrax के बारे में सुना होगा. Anthracis. Bacillus anthracis is the disease causing microbe bacteria which causes anthrax, right? So वो एक rod shaped bacteria होता है. Then there can be bacteria which are spiral shaped, like this. इनमें जनरली जो फ्लैजिला होता है वो इनके एक एंड पे प्रेजेंट होता है, राइट? दीज आर नोन एज स्पिरुलम. एंड देन देयर कैन बी बैक्टीरिया जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, लाइक दिस. दीज बैक्टीरिया आर नोन एज विब्रियो. विब्रियो कॉलेरे के बारे में सुना होगा. द बैक्टीरिया विच कॉजेस कॉलेरा, इट इज एक्चुअली दिस शेप, right? So that is why it is known as also Vibrio cholerae. Coccus काफी बार colonies में present होता है, so it can be present as long chains of bacteria, एक दूसरे से attached in long chains. In this case, it is known as Streptococcus. या फिर सिर्फ दो as such bacteria एक दूसरे के साथ associated हो सकते हैं. In this case, it is known as Diplococcus. या फिर दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंचेस, जैसे ग्रेप्स के बंचेस होते हैं, राइट? सो दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ बंचेस. इन दिस केस दे आर नोन एज स्टेफाइलोकोकस. राइट? सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप. इजी है. आगे बढ़ते हैं टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लैजिलेशन. ये भी काफी बार पूछा गया है, सो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. अब जो बैक्टीरिया होगा उसमें फ्लैजिले के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग या तो ऐसा हो सकता है विदाउट एनी फ्लैजिला, या तो फिर ऐसा हो सकता है विद वन फ्लैजिला, राइट? या फिर इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट विद टू फ्लैजिला ऑन ऑपोजिट एंड्स, राइट? इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट with a lot of flagella, more than 2 flagella at one end, या फिर they can also be present at both ends. काफी सारे flagella at both ends, ऐसे भी हो सकता है. या फिर they can also be a bacteria which has flagella all over, हर तरफ, पूरे surface पे. तो flagellation के according there can be different kinds of bacteria also. जैसे कि जिसमें फ्लैजिला है ही नहीं उसको बोलेंगे एट्रिकस. जिसमें एक फ्लैजिला है सिर्फ उसको बोलेंगे मोनोट्रिकस, राइट? नाउ जिसमें एक फ्लैजिला दोनों एंड्स पे है इसको बोलते हैं एम्फीट्रिकस. अब आर्म्स से याद रखना, जैसे हमारे आर्म्स होते हैं ना दोनों साइड एक एक, वैसे ही एम्फीट्रिकस, राइट? एम्फीट्रिकस के बाद आते हैं ग्रुप्स वाले, ठीक है? तो इनको तो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से याद रखना है. सो एक साइड पे अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला आर देयर देन इट इज नोन एज सेफेलोट्रिकस. If the flagellation is again in groups, in bunches, but at both ends, then it is known as Lophotrichus. Right? And then there is the last group जिसमें हर तरफ flagellation present है, and this is known as Peritrichus. Right? So what I used to do was I used to remember these separately, and then Cephalotrichus C सबसे पहले आता है, then L आता है Lophotrichus, so दोनों साइड बन गए, and then comes P Peritrichus का, so इसमें हर साइड पे बन गए flagellation.
right? So that was about the flagellation. Moving on next to Monera classification. So now we are going to study about the individual groups of Monera. इसमें 3 categories हैं. The Archaebacteria, then comes the Eubacteria, and lastly we will be studying about the Mycoplasma, right? So these are the 3 groups. Actually if you remember हमने जब बात करी थी about the 3 domain system, तो हमने आर्के और यूबैक्टीरिया एक एक डोमेन लिया था. Exactly why is because आर्के बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के सेल वॉल में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन टेकन एज सेपरेट ग्रुप, सेपरेट डोमेन्स. अब क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसकी वजह से कौन से फीचर्स ऐसे होते हैं जो दोनों में डिफर कर जाते हैं, we'll talk about that. So first of all, let us look into what is given as part of general characteristics of kingdom Monera. Bacteria are the sole members of this group. They are the most abundant microorganisms. ये हमें पता ही है already क्योंकि ये हर जगह पे present होते हैं. They live in a variety of habitat. They are occurring almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats जैसे कि hot springs, deserts, snow, deep oceans, जहाँ पे और कोई organism form survive नहीं कर पाता है. Many of them live in or on other organisms as parasites as well. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shapes: the spherical coccus, rod-shaped bacillus, comma-shaped vibrio, and spiral-shaped spirillum. So this here is the image, coccus, bacillus. यहाँ पर ये जो structures देख रहे हो, these are actually the spores. स्पोर्स फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, और उसके अंदर इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करते हैं. तो द स्पोर्स दे रप्चर एंड द बैक्टीरियल सेल्स आर अगेन इन देयर लिविंग फॉर एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्पोर्स एंड टू द एनवायरनमेंट, राइट. फिर स्पिरुलम आता है. फ्लैजिलेशन इसका देख लो, दोनों साइड पे है, राइट. हमने अभी फ्लैजिलेशन की बात भी करी. सो दोनों साइड पे ग्रुप्स में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज लोफोट्रिकस, right? And then the vibrio or the comma shaped bacteria. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may either be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are actually heterotrophs, right? They depend on other organisms or on dead organic matter for their food. I hope this is entirely clear to you. आगे बढ़ते हैं to the subsequent groups of bacteria. तो सबसे पहले अगर आर्के बैक्टीरिया की बात करें, लाइक आई सेड, इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन होता है, वो काफी डिफरेंट होता है और उसकी वजह से ये बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में पाया जाता है. सो आर्के बैक्टीरिया is actually found in the most extreme kinds of environments. जैसे कि they may be found in hot sulfur springs, they may be found in marshes. मिथानोजेंस जो होते हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो मार्शेस में, बॉग्स में, स्वम्पी एरियाज में पाए जाते हैं. Then there are also bacteria which can also be occurring under the snow layers, right? मतलब इतना टेम्परेचर वो लो डिग्रीज में झेल सकते हैं. There can also be certain bacteria which occur in highly acidic environment, highly salty soil, right? So all these are extreme conditions जहाँ पर कोई और organism survive नहीं कर पाता, वहाँ पर ये bacteria, the Archaebacteria are able to survive. So इसमें 3 categories हैं that you must remember. So first is thermoacidophiles. These bacteria survive in extreme temperature conditions.
अब चाहे वो बहुत कोल्ड कंडीशंस हो, चाहे बहुत ही हॉट कंडीशंस हो, like for example in the hot sulfur springs, right, as you can see here in the picture, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पे सर्वाइव कर पाएगा? वेल नो, बट द आर्के बैक्टीरिया डू. देन देयर आर द हैलोफाइल्स. हैलो का एक्चुअली मतलब होता है सॉल्ट, राइट? सो दीज आर बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एनवायरमेंट्स. Then there are the methanogens or the methanogenic bacteria. जिसमें से एक बैक्टीरिया मिथानोबैक्टीरियम के बारे में यू आर गोइंग टू स्टडी आल्सो इन डिटेल इन द कमिंग फ्यू चैप्टर्स, राइट? वो एक्चुअली कैटल के अंदर एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है. कैटल का जो रूमेन पार्ट होता है गट का, उसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं एंड दे कॉज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज टू रिलीज सर्टेन गैसेस सच एज मीथेन. और बायोगैस या गोबर गैस जो होती है वो एक्चुअली इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनती है. सो मिथानोजेंस अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, जैसे मार्शेज में, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, बॉग्स में, दलदल में, स्वॉम्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइट? जहां पर एज सच कोई भी प्लांट उगता हुआ नहीं दिखता है, वहां पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. And they produce what is known as methane gas, a dominant component of biogas, right? So that was about the three groups: methanogens, halophiles and thermoacidophiles, which are important as subgroups under archaebacteria, right? Now like I said, ये extreme environments में इसलिए रह पाते हैं because of their cell wall structure and composition. इनका जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन होता है उनको बहुत रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स. सो लेट अस लुक एट आर्किबैक्टीरिया. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, जैसे कि extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens, right? Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. So these are the 2 points जो आपको याद रखने हैं regarding archaebacteria. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals, जैसे कि cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane or biogas from the dung of these animals. Now when we are going to do the chapter on biotechnology, तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली बायोगैस का प्रोडक्शन होता कैसे है. For now you have to remember that ये भी बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया के अंदर आते हैं, right? Moving on to the next category, which is eubacteria. U actually जहां पर भी लगा होता है इसका मतलब ही होता है true, right? So when we talk about eubacteria, these are the true bacteria. ये इंक्लूड करता है ऐसे बैक्टीरिया को जो कि नॉर्मल हमारे आसपास हंड्रेड्स की तादाद में प्रेजेंट होते हैं. दे मे बी प्रेजेंट इन द सॉइल, इन द एयर, इन द वाटर, लाइक, राइट? अब ये इंक्लूड करता है ब्लू ग्रीन एल्गे को भी. सो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गे. इसको एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गे बोला गया, बट सिंस इट इज प्रोकैरियोटिक, इट इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ यूबैक्टीरिया. इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, राइट? अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे कैन बी सर्वाइविंग इंडिविजुअली या फिर दे कैन बी प्रेजेंट इन कॉलोनियल ग्रुप्स. फिलामेंट्स की तरह फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यू कैन सी हियर, राइट? ये फिलामेंट जैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रह सकते हैं, राइट? सो एज सच हैबिटेट कैन डिफर, हैज अ वैरायटी, plus the way they are living, whether they are living independently as a single cell या फिर they are forming colonies or groups, वो भी differ करता है, right? Now if we talk about the mode of nutrition in these, mode of nutrition 3 टाइप का हो सकता है. या तो ये फोटो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं,
जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, दे आर फोटो ऑटोट्रोफिक, राइट। फोटो ऑटोट्रोफिक होने की वजह से जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट होना चाहिए जो सनलाइट को कैप्चर करना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया के अंदर यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, जैसे कि प्लांट्स में होता है, राइट। सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हाउएवर ये भी देखा गया है कि जब साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल ए बेयर करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, कुछ सेल्स उसमें बीच बीच में स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इन टाइप के सेल्स को बोलते हैं, सिंस दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द होल फिलामेंट, इन टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। सो एज यू कैन सी हियर, ये स्पेशलाइज्ड सा सेल दिख रहा है, दिस इज द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एंड these cells are different from the other cells जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। अब इसका भी एक बड़ा रीजन है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। अगर इन्हीं सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, तो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी होती है ना, वो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में काम करती है। अगर उसकी एनवायरनमेंट में उसके आसपास ऑक्सीजन होगा तो वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगी, वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, right? So that is why there are different cells to carry out the process of nitrogen fixation called heterocyst, and there are different cells which are photoautotrophic and carry out photosynthesis. So ये तो बात हो गई about the cyanobacteria और the photoautotrophic eubacteria। ये generally इनके जो filaments होते हैं ना, वो mucilaginous sheath से भी covered होते हैं। So as such यहाँ पर तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है, let us draw it in fact, ठीक है। So यहाँ पर इनके पास they are covered by a slimy mucilaginous sheath। ये mucilaginous sheath actually in particular cells को filament के form में hold करने में भी help करती है, right? प्लस जो भी इनका मटेरियल होता है वो लीक आउट ना हो, जो भी इन्होंने बनाया होता है वो लीक आउट ना हो, एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय दीज सेल्स, उसका भी इंश्योरिटी करती है, राइट। सो देयर इज आल्सो अ म्यूसिलेजिनस शीट, right? So that was about the photoautotrophic cyanobacteria. Then there are also the chemoautotrophic bacteria. So the second kind of mode of nutrition is chemoautotrophic. कीमो, as the name also suggests, ये क्या करते हैं, ये बाहर के जो केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं, right? So they can be acting on ammonia, they can be acting on nitrates, they can be producing, they can be oxidizing nitrites etc. और उससे ये ATP प्रोडक्शन करते हैं, right? So they can be acting on nitrates, ammonia, nitrites, right, etc. Even on H2S, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं। There are also the iron बैक्टीरिया जो आयरन सबस्ट्रेट्स, आयरन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक्ट करते हैं, right? So all these type of bacteria they act on chemical inorganic substrates to get energy. Apart from this, ये obviously nutrient cycling में भी help करेंगे because they are bringing about the cycling of nutrients also, right? So as such plants के लिए भी ये बहुत helpful होते हैं, nitrates वगैरह से enrich करते हैं soil को, which can be again utilized by the plants, right? Apart from this, there are the heterotrophic bacteria. Right? The heterotrophic bacteria, these can be in the form of parasites causing diseases in plants, animals. लेकिन सभी के सभी हार्मफुल नहीं होते हैं। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनको हम एक्चुअली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में यूटिलाइज करते हैं, जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क इज मेड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, वो भी हेटेरोट्रोफिक होता है। सो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो अपने रेस्पिरेशन के थ्रू हमें ऐसे प्रोडक्ट्स देता है जो हम यूटिलाइज करते हैं, राइट, दे ऑल्सो कम अंडर हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारी मदद करते हैं,
they also come under this category, right? So there can be other useful bacteria also. There is also symbiotic bacteria जैसे rhizobium. राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अगेन उनके लिए, राइट. सो दिस अगेन इज अ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया. न्यूट्रिशन इसको उन्हीं लेग्यूमिनस प्लांट से मिलता है, राइट, बट इन टर्न ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है, राइट. सो देयर कैन बी पैरासाइट, सिम्बायोटिक, राइजोबियम इसका एग्जाम्पल है. दे कैन ऑल्सो बी सैप्रोट्रोफ्स जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से सबस्ट्रेट का डिकम्पोजिशन करते हैं. अब ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं जिस पर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे. सो देयर कैन बी सैप्रोट्रोफ्स एज वेल, राइट. सो दैट वाज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट कैन अकर इन द यूबैक्टीरिया. अब बात कर लेते हैं अबाउट द अदर कैटेगरी विच इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा एक्चुअली इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल. So there is the absence of cell wall. These are smaller in size to bacteria. They are also known as pleuropneumonia-like organisms. PPLO इनको बोलते हैं. And they are found to be pathogenic in plants and animals. Right, so these are the characteristics जो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पता होनी चाहिए. So as you can see here in the picture also, लिपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. अंदर के साइड जैसे बैक्टीरियल सेल में हमने देखा था कि डीएनए एज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, राइट, एंड द राइबोसोम्स एंड आरएनए आर ऑब्वियसली प्रेजेंट प्रोटीन बनाने के लिए. जाहिर सी बात है सॉल्युबल प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, right. So that was about the mycoplasma. Let us move ahead and read about now the eubacteria group. There are thousands of different eubacteria or true bacteria characterized by presence of rigid cell wall and if motile or flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. They are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine और terrestrial. तो तीनों ही टाइप के एनवायरमेंट में, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे मरीन हो, चाहे टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट हो, ये सभी में पाया जाता है. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ, राइट. काफी बार क्या होता है ना, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में इनकी ब्लूमिंग हो जाती है, बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं. यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो एकदम ग्रीन ग्रीन सी लेयर, परत एक पॉन्ड के वाटर को बहुत जल्दी कवर कर लेती है. दीज आर एक्चुअली the cyanobacteria. They can actually deprive the entire pond of its oxygen also. तो काफी harmful भी हो सकते हैं, right? They often bloom in polluted water bodies. Some of these organisms can also fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst, right? So like I said, specialized cells होना जरूरी है ताकि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके. इसके एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो. नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर एग्जाम्पल्स, राइट. Chemosynthetic autotrophic bacteria, they oxidize various inorganic substance just as nitrates, nitrites, ammonia and जो भी released energy होती है उसको ये ATP production के लिए utilize करते हैं. They play a great role obviously in the recycling of nutrients जैसे कि phosphorus, iron, sulfur and nitrogen. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. Majority are important decomposers. तभी बैक्टीरिया को एक्चुअली फ्रेंड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, राइट. Many of them have a significant impact on human affairs जैसे कि they are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in leguminous plants, etc. Some are pathogens also causing damage to human beings, crops and farm animals as well as pets.
ह्यूमंस के केस में कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस. प्लांट्स के केस में सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय दीज बैक्टीरिया. अब अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, दे मेनली डिवाइड बाय फिजन. Sometimes unfavorable conditions में they also produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction, adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. Mycoplasma के बारे में अगर बात करें, the mycoplasma are organisms which completely lack a cell wall. ठीक है, they are the smallest living cells known, right? Important. And they are anaerobic. They can survive without oxygen. Many mycoplasmas are pathogenic in animals and plants, right? So that was about the eubacteria group. Since इसके reproduction की बात करी गई है, so let us look at the types of reproduction also at last. Bacterial reproduction can be asexual as well as sexual, primitive sexual kind. Asexual में binary fission हो सकता है, जहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियोइड होता है विद द DNA, द डबल स्ट्रैंडेड DNA, वो डिवाइड करता है टू फॉर्म टू पार्ट्स, टू रेप्लिकेटेड यूनिट्स. हर यूनिट एक एक सेल के अंदर एंटर करना है, राइट? सो फर्स्ट द DNA डिवाइड्स टू फॉर्म टू रेप्लिकेटेड फॉर्म्स, वो अलग हो जाते हैं. उसके बाद साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, राइट? सो ईच सेल कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियोइड एंड द साइटोप्लाज्मिक रीजन. सो बाइनरी फिजन में वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, राइट? Then under unfavorable conditions sporulation हो सकता है, जहां पर spores form होते हैं और उनके अंदर bacteria can survive in this resistive kind of stage for quite a long period. जब favorable conditions आती हैं तो यही spores rupture करके bacteria को release कर देते हैं. Then there can also be primitive genetic material transfer. जिसके अंदर तीन मेथड्स हो सकते हैं. या तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहां पर बैक्टीरिया एक्चुअली बाहर से जेनेटिक मटेरियल सीधे उठाता है, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जेनेटिक मटेरियल उठा लेगा. या फिर देयर कैन बी डेड बैक्टीरिया जिसका प्लाज्मिड एज सच लिविंग बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट हो जाए, राइट? सो दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. देन देयर इज ट्रांसडक्शन. इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आता है, बट यहाँ पर जो एक समझ लो व्हीकल होता है जो इस जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज, अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया, राइट? सो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बिकम्स द डिलीवरी बॉय जिसने दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर डाला है. और ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन टाइप का हो गया है बिकॉज इसमें नया बैक्टीरिया, नया जेनेटिक मटेरियल आ गया है, राइट? देन देयर इज कॉन्जुगेशन, द थर्ड काइंड, जिसमें दो लिविंग बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, दिस हियर इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसके थ्रू एज सच ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया का टू द अदर बैक्टीरिया, right? So these are the three kinds of sexual reproduction, exchange of genetic material which can take place in a bacteria. Now that was all for kingdom Monera. I hope you have understood this kingdom entirely. In the next class we are going to go ahead and talk about the other kingdoms in detail. So till then, do revise all of this. Stay tuned. Thank you.